हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने चार्ज के बारे में डिस्कस किया था और बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो एक्सपेरिमेंट था उसको हमने डिस्कस किया था कि ग्लास को अगर अपन सिल्क क्लोथ पे रब करते हैं तो कौन सा चार्ज क्रिएट होता है, और एबोनाइट रॉड को कैट्स फर पर अगर रब करते हैं तो कौन सा चार्ज क्रिएट होता है। और इस हिसाब से दो टाइप के चार्ज हम लोगों ने डिस्कस कर दिए थे, कौन कौन से, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को कन्वेंशनली उन्होंने मान लिया था कि ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है और जो एबोनाइट रॉड है उस पर नेगेटिव, मतलब दैट इज़ कन्वेंशनली एज्यूम्ड। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इतनी बात अपन लोगों ने कर ली थी। ठीक है, मैं आपसे कह रही थी कि मैं इसके आगे आपको मटेरियल के बारे में बताऊंगी कि दो टाइप के, हालांकि तीन टाइप के होते हैं, बट अभी सेमीकंडक्टर आपके समझ के थोड़ा बाहर ही रहेगा, तो मैं सिर्फ आपको बता दूंगी कि क्या होता है, लेकिन जो बेसिक जो मटेरियल आपके लिए रहेंगे अभी वो रहेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो पिछले क्लास तक हम लोग पता कर चुके हैं कि चार्जेस जो है वो दो तरीके हुए हैं। अच्छा, अभी जो मॉडर्न थ्योरी जो अपनी चल रही है उसमें अपन क्या कहते हैं कि हर चीज़ एटम से मिलकर बनी हुई होती है ना। ऐसे तो पढ़ा है आपने, एटम तो पढ़ा ही है ना, केमिस्ट्री में खूब पढ़ा है। एटम के अंदर क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, है ना, और बाहर अलग अलग ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये पढ़ा है हमने, है ना, केमिस्ट्री में आप लोग ने पढ़ा होगा 11th क्लास में। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन हम कहते हैं कि वो न्यूट्रल है, मतलब उसके पास ना तो पॉजिटिव है और ना ही वो नेगेटिव है। और अपन ऐसे कह सकते हैं कि जितना पॉजिटिव है उतना ही उसमें नेगेटिव है, अपन ऐसा कह सकते हैं। तो अगर कोई भी मटेरियल आपका इस तरीके से अलग अलग एटम से मिलकर के बना हुआ है, जैसे मान लो ये शीट है, ये बहुत सारे एटम से मिलकर के बनी हुई है, हर एटम के पास अपना न्यूक्लियस होगा। अगर इस पूरे पर्टिकुलर शीट के पास जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है तो आप उसको क्या कहोगे कि वो न्यूट्रल है। ठीक है, अगर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है तो आप कह दोगे कि क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, तो आप कैसे कर दोगे कि शीट पॉजिटिव हो जाएगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक कहीं से ले लेता है तो इसको एक नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा, तो आप क्या कहोगे कि शीट नेगेटिव हो गई है। समझ में आ गई। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में से अगर कोई एक या जितना भी ज़्यादा हो जाता है उस हिसाब से वो शीट वैसी ही हो जाती है। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी। और अगर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है तो आप उसको क्या कहोगे कि वो न्यूट्रल है। बात समझ में आ गई। तो अब कितना उसमें क्या है चार्ज, उसके बेसिस पर दो टाइप के मटेरियल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, कंडक्टर्स, सबसे पहला है आपका कंडक्टर्स। हालांकि कंडक्टर्स को आगे जाकर हम इन डिटेल भी पढ़ेंगे आगे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन कंडक्टर्स इंसुलेटर के बारे में आगे खूब पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप उसको बेसिकली डिफाइन करेंगे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर्स आपके क्या होंगे, मटीरियल्स, द मटीरियल्स थ्रू विच, क्या हो रहा है आज, द मटीरियल through which electric charge flow freely are called conductors। ये बात तो हम जानते हैं कंडक्टर्स, हालांकि डेफिनेशन तो आप पहले से ही भी जानते होंगे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स वो होते हैं जो इजीली करंट फ्लो कर पाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कौन कौन से जानते हो, जैसे कि आयरन जिसको अपन Fe से दिखाते हैं, इसके अलावा आपका गोल्ड जिसको अपन Au से दिखाते हैं, इसके अलावा कॉपर Cu, ठीक है, सिल्वर Ag, है ना। तो ये सारे कैसे मटेरियल होते हैं जो आराम से इजीली करंट फ्लो करने देते हैं। सबसे ज़्यादा कंडक्टिंग मटेरियल जो होता है वो होता है सिल्वर में से सबसे ज़्यादा इजीली करंट फ्लो होता है कॉपर और आयरन के कंपैरिजन में, है ना। तो आपका सबसे ज़्यादा फेमस जो रहता है वो आयरन और कॉपर रहते हैं जो करंट फ्लो के लिए होते हैं, लेकिन सिल्वर पे अपन इतना ध्यान नहीं देते, जबकि सबसे ज़्यादा कंडक्टिंग मटेरियल जो होता है वो सिल्वर होता है। लेकिन घरों में क्यों नहीं यूज़ करते इसको, भाई घरों की लाइटों में तो सिल्वर अपन यूज़ कर सकते हैं ना, क्योंकि सबसे अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल है, इसलिए नहीं यूज़ करते, क्योंकि अगर अपन इसकी वायरिंग बनाएंगे सिल्वर की तो वो काफ़ी कॉस्टली हो जाती है, महंगी हो जाती है। तो भाई फिर चोर वगैरह चोरी करके ले जाएंगे निकाल करके सिल्वर की, भाई किसी को पता लगे कि उसके तो चांदी की वायरिंग है तो सारी लाइट वाइट बंद करके कोई वायरिंग निकाल ले जाएगा, तो कॉस्टली भी पड़ती है। ठीक है, हालांकि सबसे ज़्यादा अच्छा मटेरियल जो है कंडक्टिंग मटेरियल वो कौन है, सिल्वर। तो आप नोट डाल के इस बात को लिख सकते हैं, सिल्वर इज द मोस्ट कंडक्टिंग मटेरियल, बट यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि कॉस्टली ज़्यादा होती है। ठीक है,
इसके अलावा नंबर 2 आते हैं आपके इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स को ही आप समझ लीजिए कि उनको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स भी कहते हैं। हालांकि अलग होते हैं, अंतर होता है थोड़ा सा इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स में, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब आएंगे। अभी फिलहाल डाइलेक्ट्रिक्स, डाई वर्ड का मतलब होता है उस चीज़ से दूर, उस चीज़ के परे, डाई वर्ड का मतलब। अब हम कह रहे हैं डाइलेक्ट्रिक्स, इसका साफ साफ मतलब क्या निकल रहा है कि जिसमें करंट फ्लो नहीं हो पाता। इंसुलेटर वही होते हैं जिनमें इजीली मतलब उनमें करंट फ्लो होता ही नहीं है, वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं। समझ में आ गए? तो आप इनको कैसे डिफाइन करेंगे? द मटीरियल्स through which electric charge do not flow are called insulators. ठीक है, आर कॉल्ड इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक। फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसे तो आपको अपने आसपास बहुत सी चीज़ें दिखती होंगी ऐसी जिनमें करंट फ्लो नहीं होता, आप भी अच्छी तरीके से जानते हो, जैसे कि प्लास्टिक में करंट फ्लो नहीं होता, तभी तो लाइट जो सही करने वाले लोग होते हैं वो प्लास्टिक या रबर के जो है ग्लव्स पहनते हैं ना। प्लास्टिक है, रबर है, लकड़ी यानी कि वुड, ठीक है। इसके अलावा एबोनाइट भी देखो नॉर्मल यूज़ में आपके घरों में खूब आता है, जो घरों में स्विचेस लगे होते हैं, बोर्ड लगा होता है बिजली का, उस बिजली के बोर्ड में स्विच लगे होते हैं, लाइट का, पंखे का, तो वो जो वाइट मटेरियल आपको दिख रहा है ना स्विचेस में, वो है एबोनाइट। बात समझ में आ गई? वो भी इंसुलेटर होता है। अगर वो करंट फ्लो करने लग जाएगा तो अगर आप लाइट जलाओगे तो आपको करंट लग जाएगा, ठीक है। तो वो भी ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है कि वो कैसा होता है, करंट फ्लो नहीं करता। तो एबोनाइट वो चीज़ है, ठीक है ना। वुड आप जानते हो, रबर और प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, इंसुलेटर्स होती हैं, यानी कि ये करंट फ्लो नहीं करती। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में हमने बात की। अब सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं शुरू कर रही हूँ और वो है चार्ज। मतलब अभी तक तो हमने सिर्फ ये देखा था कि चार्ज जो है वो क्या नाम से कितने तरीके का होता है ना, हमने देखा था उसमें कि एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ठीक है। अब अपन इसे थोड़ा आगे चलेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज तो हमने पढ़ा, लेकिन यूनिट क्या होगी इस चार्ज की? हालांकि हमें पता है कि कुलाम कहते हैं, लेकिन उस कुलाम को भी कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। और ये आई कैसे, कुलाम यूनिट वगैरह, तो ये आपका देखेंगे। तो सबसे पहले तो ऐसा यूनिट जो होती है चार्ज की, वो क्या होती है, कुलाम होती है। और हम जानते हैं कि कुलाम कहाँ से आया, करंट की डेफिनेशन से, क्योंकि करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो फिर चार्ज क्या होगा, करंट इंटू टाइम। तो एम्पेयर इंटू सेकेंड को ही अपन क्या कहते हैं, कुलाम कहते हैं। ये वाली बात अपन जानते हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो आप कैसे बताओगे द फंडामेंटल तो नहीं कह सकते कुलाम को, हाँ, लेकिन एम्पियर जो करंट होती है वो फंडामेंटल यूनिट होती है। 11th क्लास में हमने पढ़ी हुई है फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स वो होती हैं जो किसी से मिलकर नहीं बनी होती, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं, जबकि डिराइव्ड यूनिट किन पर डिपेंड करती है, फंडामेंटल यूनिट पर। तो हमने 7 तरीके की फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी, जिसमें बेसिक जो है वो मास, लेंथ और टाइम, जो MLT डायमेंशंस में आप लिखते हो MLT, ये तो बेसिक है, लेकिन 7 तरीके की आपकी क्या होती है, फंडामेंटल, जिसमें एक आपकी करंट भी थी। तो करंट एक फंडामेंटल यूनिट है, उसी फंडामेंटल यूनिट से किसकी यूनिट बनती है, चार्ज की यूनिट बनती है। तो चार्ज एक डिराइव्ड यूनिट है, ना कि एक फंडामेंटल यूनिट है। बात समझ में आ गई? तो आप ऐसे लिख सकते हैं, द SI यूनिट ऑफ चार्ज is derived from fundamental unit ऑफ करंट, ठीक है। फिर हम बताएंगे होती क्या है इसकी SI यूनिट। द SI यूनिट कह सकते हो, MKS यूनिट भी कह देते हैं। द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कुलाम। और इसको किससे दिखाते हैं, कैपिटल C से। समझ में आ गई? और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं भाई, कैपिटल C से। और इसकी फंडामेंटल यूनिट क्या हो गई, चार्ज की, कुलाम हो गई।
तो हम यूँ कह सकते हैं ना कि 1 कूलाम इज इक्वल्स टू एम्पियर इंटू सेकेंड। ये एक इसका डिनोशन है करंट का, ठीक है ना, एम्पियर का। तो 1 एम्पियर इंटू सेकेंड, तो यू कैन से एम्पियर, ब्रैकेट में लिख रही हूँ इसीलिए, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो 1 एम्पियर इंटू सेकेंड को आप क्या कह सकते हो, कूलाम, क्योंकि हम ये जानते हैं ना भाई कि ये रफ वर्क है, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है, चार्ज, टी क्या है, टाइम, और आई क्या है, करंट। अगर करंट की तो यूनिट हमें पता है, वो क्या होती है, एम्पियर होती है। अगर आप चार्ज को चाहिए तो आप चार्ज को यहाँ रख लो, आई इंटू टी कर दो। अब आई किसकी है, एम्पियर की होती है इसकी यूनिट, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड, और इसकी यूनिट क्या बन गई, इस एम्पियर इंटू सेकंड को ही क्या बोल देते हैं, कूलाम बोल देते हैं। बात समझ में आ गई। तो कूलाम क्या हो गया आपका, एम्पियर इंटू सेकेंड। अगर आपकी इसकी डायमेंशन बताना चाहते हो, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या सिर्फ चार्ज भी कह सकते हैं, डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगी, डायमेंशन, देखो तो ज़रा, चार्ज की डायमेंशन क्या हो जाएगी। चार्ज को अगर अपन कैपिटल क्यू से शो कर रहे हो या स्मॉल क्यू से शो कर रहे हो, तो डायमेंशन क्या होगी, करंट की डायमेंशन लिखो पहले तो, है ना। करंट मतलब आई की डायमेंशन इंटू टाइम टी की डायमेंशन। एम्पियर होती है इसकी, और इसकी जो डायमेंशन होगी वो होगी A1, और टाइम को अपन किससे दिखाते हैं, कैपिटल T1 से। तो डायमेंशन क्या बन गई, M तो 0 है, L 0 है, T1 है, और A1 है। तो ये किसकी डायमेंशन हो गई आपकी, करंट की, सॉरी चार्ज की डायमेंशन हो गई। तो M0 L0 तो अपन ने दिखा दिया, क्योंकि अपन बेसिकली ऐसे शो करते हैं, ठीक है। और T के ऊपर 1 है और A के ऊपर 1 है पावर में। तो A1 T1 किसकी डायमेंशन हो गई, इलेक्ट्रिक चार्ज की, ठीक है। इसके अलावा कुछ यूनिट्स हैं जो चार्ज में यूज़ होती हैं, वो आप देख लीजिए। जैसे 1 माइक्रो कूलाम यूज़ करते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो कूलाम। लिख रही हूँ मैं, माइक्रो कूलाम। ये जो म्यू टाइप बनाया ना मैंने, ऐसे यू, ऐसे बनाया मैंने यू, ये क्या है, माइक्रो। इस वर्ड को क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं, वो मैंने लिख दिया। 1 माइक्रो कूलाम का मतलब होता है 1 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलाम, या फिर आप सिंपली 10⁻⁻⁶ भी लिख सकते हो। 1 अगर आप नहीं भी लिख रहे हो मल्टीप्लाई में तो भी चलेगा। तो आप तो ये वर्ड ध्यान रखो, माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁶। अब वो माइक्रोमीटर हो, है ना, वो माइक्रो किलोग्राम हो, है ना, वो आपका कुछ भी हो, मास में हो, डिस्टेंस में हो, ठीक है, आपका सेकंड में हो, माइक्रो सेकंड भी बोलते हैं अपन। तो माइक्रो वर्ड जिस भी चीज़ के साथ लग जाएगा उसका मतलब है 10⁻⁻⁶। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके अलावा होता है आपका नैनो कूलाम। ये क्या है, नैनो, आपने खूब सुना भी होगा कि नैनो पार्टिकल्स नाम से सुना होगा। नैनो मतलब बहुत छोटा, वो छोटा कितना, नैनो वर्ड का मतलब होता है 10⁻⁹ कूलाम। मतलब नैनो वर्ड का मतलब है 10⁻⁹। अब ये नैनोमीटर बन गया, तो आप यहाँ पे 1 इंटू 10⁻⁹ मीटर लिखते, समझ में आ गई, वही ऊपर वाले की तरह। माइक्रो वर्ड का मतलब होता है 10⁻⁶, नैनो वर्ड का मतलब उसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल n से, नैनो वर्ड का मतलब होता है 10⁻⁹। अब ये जिसके भी साथ जुड़ जाएगा उसके साथ 10⁻⁹ लग जाएगी। सेकंड है, नैनो सेकंड है, तो 10⁻⁻⁹, फिर यहाँ पे मैं सेकंड लिखती। बात समझ में आ गई। फिर आप देख लीजिए पीको, है ना, पी, स्मॉल पी से शो करते हैं, और इसको अपन लिखेंगे कैसे, पीको कूलाम। पीको वर्ड का मतलब ध्यान रखें हमेशा 10⁻⁻12, ठीक है। अब आपने कूलाम की बात की तो आगे कूलाम लगा दिया। अब इसके साथ और कोई यूनिट होती तो हम वो लगा देते, लेकिन पीको वर्ड का मतलब क्या होगा, हमेशा 10⁻⁻12। तो ये इंपॉर्टेंट, हालांकि बहुत सारे होते हैं जो 11th में मैंने टेबल भी बता रखी थी आपको, वो टेबल भी करवा रखी है। तो वो जो टेबल है उसमें बहुत सारी यूनिट्स हैं, मैंने आपको मार्क करवा रखा है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज्ड जो होती हैं वो ये है, माइक्रो, नैनो, पीको, ठीक है। तो माइक्रो वर्ड का मतलब 10⁻⁻6, नैनो का 10⁻⁹, पीको का 10⁻⁻12। बात समझ में आ गई। इसके अलावा CGS सिस्टम में जो इसकी यूनिट होती है मैं यहीं पे लिखवा देती हूँ। इन CGS सिस्टम जो इसकी यूनिट होती है, यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू स्टेट कूलाम। क्या बोलते हैं CGS में, स्टेट कूलाम, या इसी को हम बोलते हैं फ्रैंकलिन, क्योंकि ये साइंटिस्ट जो मैंने बेंजामिन फ्रैंकलिन बताए थे उन्हीं के नाम पे है। तो फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। CGS सिस्टम में इसको ध्यान रखना, ये नहीं पता होती बहुतों को, कूलाम सबको पता होती है। स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन बोलते हैं चार्ज की। ये कौन सी यूनिट है, CGS यूनिट है। बात समझ में आ गई। एक यूनिट और होती है फेराडे।
अब ध्यान रखना 1 फैराडे जो होती है आपका, 1 फैराडे का मतलब होता है 96,500 कुलाम। तो ये भी ध्यान रखना 1 फैराडे जो यूनिट है वो भी चार्ज की होती है, लेकिन ये बड़ी यूनिट है चार्ज की। आप देख रहे हो फैराडे में 1 फैराडे में ही कितने कुलाम है, 96500 कुलाम है। समझ में आ गई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज। कितने तरीके के हमने और भी कुछ यूनिट्स पढ़ी हैं अलग से, तो ये चार्ज की सारी यूनिट्स के बारे में है, ठीक है। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, कि चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में 1 या 2 या 3 प्रॉपर्टीज़ पूछी ही जाती हैं चार्ज की, हालांकि हमें सारी पढ़नी है, ठीक है। तो कल इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।